नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी को मैराथन क्लास के जरिए पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग भारत की मिट्टी, भारत की कृषि व उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितनी भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी की क्लास अपलोड की है, सभी की ई बुक मैंने टेलीग्राम चैनल ट्रिक पॉइंट पर अपलोड कर दी है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सभी वीडियो की फ्री में ई बुक मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मृदा या फिर मिट्टी कहते किसे हैं। तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं अन्य खनिज लवण प्रदान करती है। पृथ्वी की यह ऊपरी परत खनिज कणों एवं जीवांशों का एक मिश्रण है जो लाखों वर्षों में निर्मित हुई है। तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है इसी को मृदा कहते हैं, और ये मृदा जो है ये खनिज कणों एवं जीवांशों के एक मिश्रण से लाखों वर्षों में निर्मित हुई है। या फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जमीन पर जो दानेदार कणों वाली पतली परत होती है उसी को मृदा कहते हैं। मृदा के संगठन में यानी मृदा के निर्माण में मुख्य रूप से 4 तत्व शामिल होते हैं। पहला तत्व है ह्यूमस या फिर कार्बनिक यौगिक जो कि 5 से 10% शामिल होते हैं। दूसरा है खनिज तत्व जो कि 40 से 45%। तीसरा है मृदा जल जो कि 25% और 25% मृदा वायु शामिल होती है। तो इनके संगठन से मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मृदा का जो निर्माण है वो जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के अवशेषों और खनिजों और गैसों तथा वायु से होता है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मृदा का निर्माण है वो मुख्य रूप से इन 4 तत्वों से होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमस और कार्बनिक यौगिक जो है वो 5 से 10% पाया जाता है, खनिज तत्व 40 से 45% पाया जाता है, मृदा जल 25% और मृदा वायु 25% पाया जाता है। मृदा में 4 अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला कण होता है सैंड यानी बालू, दूसरा है ग्रेवल यानी बजरी, तीसरा है सिल्ट यानी गाद और चौथा है क्ले। क्ले मतलब मृतिका, मिट्टी या फिर चिकने कण। तो ये 4 प्रकार के अलग अलग कण पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर। मैं आपको बता दूं कि जो सैंड होता है वो सबसे बड़ा कण होता है। सैंड से छोटा बजरी होता है मतलब ग्रेवल होता है, और बजरी से छोटा सिल्ट और सिल्ट से छोटा क्ले होता है। मतलब मृदा के अंदर जो सबसे छोटा कण होता है वो होता है क्ले, और सबसे बड़ा जो कण होता है वो होता है सैंड यानी बालू। और मैं आपको बता दूं कि जो जितना ही छोटा कण होता है उसमें पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। मतलब जो क्ले है वो सबसे ज़्यादा पानी सोखता है, उसके बाद क्ले से कम पानी सोखता है सिल्ट, सिल्ट से कम पानी सोखता है ग्रेवल, और सबसे कम जो पानी सोखता है वो है सैंड मतलब कि बालू। तो याद रखिएगा जो बालू है वो सबसे बड़ा होता है लेकिन पानी सबसे कम सोखता है। जो क्ले है यानी जो मृतिका है यानी मिट्टी जो है वो सबसे छोटा कण होता है और सबसे ज़्यादा पानी यही सोखता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया ह्यूमस, जो कि मृदा के संगठन में शामिल तत्व है। तो ह्यूमस किसे कहते हैं, तो सीधा से समझिएगा कि पेड़ पौधों और पत्तों तथा सूक्ष्म जीवों के अवघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ही ह्यूमस कहते हैं। जो ह्यूमस होता है ये गाढ़ा भूरा या फिर काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है जो मिट्टी में नमी बनाए रखने का कार्य करता है। और याद रखिएगा कि अलग अलग प्रकार की मिट्टी में इसकी जो मात्रा होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी जो ह्यूमस है इसकी मात्रा अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को रंग एवं संरचना के आधार पर 8 भागों में बांटा है। तो जो भारत की मिट्टी है इसको 8 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल या पीली मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट, पांचवा है लवणी या क्षारीय मिट्टी, छठवां है मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी, सातवां है पर्वतीय या वनीय मिट्टी, और लास्ट है पीट या फिर जैविक मिट्टी। तो भारत की मिट्टी को इन 8 भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके हम लोग सभी मिट्टी के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जो जलोढ़ मिट्टी है इसके अन्य नाम हैं कांप मृदा, कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
यह मिट्टी मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से या सागर द्वारा पश्चिमगमन के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, सागर द्वारा पश्चिमगमन। पश्चिमगमन का मतलब क्या होता है? गमन का मतलब जाना होता है और पश्चिम मतलब पीछे, मतलब पीछे जाने के कारण। जो सागर है जब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं तो उसमें जो गाद जमा होती है उसके कारण भी इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसके जो मुख्य रूप से स्रोत हैं वो आपको उत्तर के विशाल मैदान में मिल जाएंगे, भारत के जो तटीय मैदान है वहाँ पर मिल जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन व डेल्टाई भाग में मिल जाएंगे। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत का लगभग 40% क्षेत्रफल, यानी यह भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक भूभाग में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। इसमें पोटास जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है एवं चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है तथा जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो याद रखिएगा कि जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें पोटास की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन जो चूना है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी इसमें देखने को मिलती है। जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें गेहूँ, गन्ना, जौ, दाल, तिलहन आदि का काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि धान यानी चावल की खेती के लिए भी यह अच्छी मानी जाती है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें बालू की जो मात्रा होती है वो 40% होती है, मृतिका यानी जो क्ले की मात्रा होती है वो भी 40% होती है और गाद इसमें 20% पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि दोमट जो मिट्टी है यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें 40% बालू, 40% मृतिका और 20% गाद पाया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो जलोढ़ मिट्टी है ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी को कम उर्वरक मतलब कम फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये दो प्रकार की होती है, एक है नया जलोढ़ और दूसरा है पुराना जलोढ़ है। नया जलोढ़ जिसको खादर के नाम से भी जाना जाता है और जो पुराना जलोढ़ है इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं खादर की। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है ये नदी के निकट पाई जाती है। हर साल बाढ़ के कारण इस मिट्टी में नई परत का जमाव होता रहता है और बारीक गाद की अधिकता होने के कारण इसमें जो जल ग्रहण की क्षमता होती है वो अधिक होती है और उर्वरता भी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो खादर के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बांगर की। तो जो बांगर होती है यह मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर होती है और साथ ही साथ इस मिट्टी में खादर की अपेक्षा उर्वरक क्षमता कम होती है। सीधा सा आप ऐसा समझिए कि जो खादर वाली भूमि है वहाँ पर अभी भी बाढ़ आता है, मतलब जब नदियाँ बाढ़ में आती हैं तो अभी भी जो खादर वाली भूमि है वो बाढ़ प्रभावित हो जाती है और नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता है वो उसके ऊपर फिर से पाट दिया जाता है, जिस कारण से उसमें क्या होता है कि नई परत चढ़ जाती है और गाद की अधिकता होने के कारण उसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है और उर्वरता भी हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो बांगर क्षेत्र है वो अब बाढ़ से प्रभावित नहीं होता, लेकिन पहले बाढ़ से प्रभावित होता था। बहुत सालों पहले वो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता था तो नदियों द्वारा जो अवसाद लाया जाता था तो उस अवसाद से उसको पाट पाट कर ऊंचा कर दिया गया, तो अब वहाँ पर बाढ़ नहीं आती लेकिन पहले आती थी। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जलोढ़ मिट्टी के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको एक एक करके देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाल एवं पीली मिट्टी की। तो जो लाल एवं पीली मिट्टी है यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। इसका निर्माण ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टान एवं नीस यानी रूपांतरित चट्टान के विखंडन से हुआ है। इसका जो रंग है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है और जल योजित रूप में इसका जो रंग है वो पीला दिखाई देता है। मतलब इस मिट्टी का जो रंग है यानी लाल जो रंग है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जब ये मिट्टी जल में घुल जाती है तो इसका रंग पीला दिखाई देता है। इस मिट्टी के अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाया जाता है, यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। भारत में यह 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि लाल एवं पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है तो याद रखिएगा कि जो लाल एवं पीली मिट्टी है
ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा एवं सिलिका की मात्रा की अधिकता होती है तथा चूना, नाइट्रोजन एवं पोटास की कमी इसमें देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि जो लाल एवं पीली मिट्टी है यह बाजरा, आलू, फल एवं मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब इसका उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लाल एवं पीली मिट्टी है वो बाजरा, आलू, फल एवं अन्य मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। तो इस तरीके से लाल एवं पीली मिट्टी के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं काली मिट्टी के बारे में। जो काली मिट्टी है इसके अन्य नाम हैं कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ या फिर उष्णकटिबंधीय चेरनोजम। तो ये काली मिट्टी के अन्य नाम हैं। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा पदार्थ मतलब कि जो बेसाल्ट चट्टानें हैं उनके विखंडन से हुआ है। यह मिट्टी भारत में थर्ड प्रमुख मिट्टी है। दूसरी जो प्रमुख मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। और सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है भारत में, तो वह है जलोढ़ मिट्टी। तो तीसरी मिट्टी के रूप में जो प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी है। इसका विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिम भाग में हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व राजस्थान, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का जो पठार है और साथ ही साथ छोटा नागपुर के राजमहल के पर्वतीय क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। साथ ही याद रखिएगा कि इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह मिट्टी शुष्क हो जाती है तब इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी जुताई स्वयं ही हो गई हो। इस कारण से इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है, क्योंकि यह मिट्टी बहुत ही महीन मृतिका से बनी होती है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि जो मृतिका यानी जो क्ले है इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जो काली मिट्टी है वो और ज़्यादा महीन मृतिका से बनी है, तो जाहिर सी बात है कि काली मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होगी वो दूसरी मिट्टी की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो काली मिट्टी है इसमें एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। साथ ही ह्यूमस, एल्युमिनियम, लोहा एवं टाइटेनी फेरल मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है वो काला रहता है। तो याद रखिएगा कि ह्यूमस, एल्युमिनियम, लोहा एवं टाइटेनी फेरल मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। ठीक है, और ये जो मिट्टी है यानी जो काली मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। इस कारण से इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि जो काली मिट्टी है इसको उत्तर प्रदेश में करेल के नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है वो गन्ना, गेहूं, प्याज और फल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी के संबंध में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बारे में आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि भारत में सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, लेकिन काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थों की उपस्थिति भी होती है। मतलब दूसरे मिट्टियों की अपेक्षा काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लेटेराइट मिट्टी की। जो लेटेराइट मिट्टी है इसका अन्य नाम है मखरली मिट्टी। यह भारत में 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसका निर्माण मानसून जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में होता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और साथ ही साथ लौह अयस्क और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो मिट्टी है ये सूखने के बाद कड़ी और पथरीली हो जाती है। इस कारण से इसका प्रयोग ईंटों को बनाने में किया जाता है। ईंट मतलब ब्रिक्स की बात हो रही है जिसको घर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो ये सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा कड़ी व पथरीली हो जाती है। इस कारण से इस मिट्टी का जो प्रयोग है वो ईंटों को बनाने में किया जाता है। और याद रखिएगा कि यह जो मिट्टी है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राज्यों में पाई जाती है। तो भारत में यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी मेघालय में
पाई जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो लेटेराइट मिट्टी है यह चाय, कॉफ़ी, काजू और गन्ना के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। मतलब चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने लेटेराइट मिट्टी के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं लवणीय या फिर क्षारीय मिट्टी की। तो लवणीय या फिर क्षारीय जो मिट्टी है इसके अन्य नाम है रेह, ऊसर या फिर कल्लर। मतलब कि इसको रेह, ऊसर या फिर कल्लर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, जो सामान्य भूमि होती है उसका पीएच मान 6 से 7 होता है। सामान्यतः जो फसलें होती हैं वो भी इसी पीएच वैल्यू में उगती हैं, लेकिन मान लीजिए कहीं की भूमि है उसका पीएच मान 7.2 से कम है तो उसको बोलेंगे अम्लीय या फिर लवणीय मिट्टी। लेकिन अगर कोई भूमि है उसका पीएच मान 7.2 से अधिक है तो वहाँ की जो भूमि होगी उसको क्षारीय मिट्टी बोलेंगे। इसके अलावा जो क्षारीय होता है इसको कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्षार को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और अगर अम्ल को कम करना हो मिट्टी में तो चूने का प्रयोग किया जाता है। जो अम्लीय मिट्टी होती है ये ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और जो क्षारीय मिट्टी होती है ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जबकि जो अम्लीय मिट्टी है ये चाय के लिए बेहतर होती है, लेकिन तब जब जल निकासी अच्छा हो। मतलब जब वर्षा का पानी पूरी तरह से निकल जाए तब जो अम्लीय मिट्टी है वो चाय के लिए बेहतर होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्षारीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी के बीच में अंतर। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अम्लीय मिट्टी को लवणीय मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी लवणीय हो जाती है। और ये जो नमक की मात्रा है ये क्यों बढ़ती है, तो ये खराब अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ जाती है। लवणीय या फिर क्षारीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है और साथ ही साथ चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट और सुंदरवन के क्षेत्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है। यह जो मिट्टी है ये बरसीन, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला और जामुन के लिए उपयुक्त है। तो लवणीय और क्षारीय मिट्टी के संबंध में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मरुस्थलीय व शुष्क मिट्टी की। यह मिट्टी लाल रंग की बलुई मिट्टी होती है। इसमें नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण ह्यूमस व नमी की कमी होती है। इसमें लोहा व फास्फोरस की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा, साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ और हरियाणा में पाया जाता है। यह जो मिट्टी है, मतलब जो मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी है, ये मोटे अनाज के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। तो मरुस्थलीय और शुष्क मिट्टी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पर्वतीय या फिर वनीय मिट्टी की। जो पर्वतीय या वनीय मिट्टी है ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की जो मृदा है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है और साथ ही साथ पोटास, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पहाड़ी ढालों में पाए जाने के कारण इस मिट्टी में जो बागानी कृषि है जैसे चाय, कहवा, मसाला ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी की जाती है। लेकिन इस मिट्टी की एक समस्या है वो है अपर्दन। यानी जो पर्वतीय मिट्टी है इसका सबसे ज़्यादा अपर्दन किया जाता है। तो याद रखिएगा जो पर्वतीय मिट्टी है ये बागानी कृषि के लिए सबसे अच्छी होती है, लेकिन ये अपर्दन की समस्या से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो पर्वतीय और वनीय मिट्टी के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पिट मृदा की। जो पिट मृदा है इसको पिटमय मृदा, दलदली मृदा या फिर जैविक मृदा के नाम से जाना जाता है। यह भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। साथ ही साथ यह काली, भारी व अम्लीय होती है। यह केरल के अलप्पुझा जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरवन के डेल्टा व अन्य निचले डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बारे में आप ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पिट मृदा होती है इसमें जीवाश्म की काफ़ी ज़्यादा प्रचुरता होती है। मतलब जो जीवाश्म है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो पिट मृदा के बारे में आपको इतनी चीज़ें
याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की मिट्टी के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब दो चीज़ें आपको और याद रखना है कि मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों व नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। इसके अलावा मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी काजरी की स्थापना की गई है। तो आपको ये चीज़ें भी इसके संबंध में याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की मृदा के बारे में विस्तार से समझा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की मिट्टी के बारे में विस्तार से जाना। अब हम लोग बात करते हैं भारत की कृषि के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा प्यारा भारत है यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% हिस्सा कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि 21% क्षेत्र पर वन है, 24% क्षेत्र पर बंजर भूमि और 4% क्षेत्र पर चारागाह स्थित है। भारत की जो सबसे ज़्यादा भूमि है 51% वो कृषि के लिए ही प्रयोग की जाती है। अमेरिका में 20% भूमि कृषि के लिए प्रयोग की जाती है, चीन की 11% और कनाडा की 5% जो भूमि है वो कृषि के लिए प्रयोग की जाती है। भारत की जो 51% कृषि भूमि है इसमें लगभग 55% कृषि भूमि मानसून पर निर्भर करती है, जबकि लगभग जो 45% भूमि है वो क्षेत्र सिंचाई पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा कि भारत की जो 51% कृषि भूमि है उसमें से लगभग 55% मतलब आधे से ज़्यादा कृषि भूमि मानसून पर निर्भर करती है, जबकि आधे से कम यानी लगभग 45% कृषि भूमि सिंचाई पर निर्भर करती है। भारतीय किसान 60 से 65% खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, मतलब कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब, जबकि 35 से 40% वाणिज्यिक फसलें यानी कपास, जूट, चाय इन सब का उत्पादन करते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। यह वर्तमान में स्थित है पंतनगर, उत्तराखंड में। जबकि मैंने आपको बताया कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। तो पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो पहले जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो उत्तर प्रदेश में की गई थी, लेकिन विभाजन के बाद जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो उत्तराखंड चला गया था, मतलब उत्तराखंड के हिस्से में चला गया था। तो अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मैं आपको बता दूं जो गोविंद बल्लभ पंत हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के नाम पर भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। ठीक है, यह जो विश्वविद्यालय है ये भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, तो याद रखिएगा कि वह है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, कृषि जो है इसको संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया था, जबकि 2006 के बाद यह समवर्ती सूची का विषय हो गया है। मतलब अभी आप कृषि को समवर्ती सूची के अंतर्गत देखते हैं, जबकि 2006 से पहले तक यह राज्य सूची का विषय था। भारत में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो 15 है और सर्वाधिक कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हिस्से में है, उनकी संख्या है 9, जबकि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है उनकी संख्या 20 है और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र जो हैं इनकी संख्या 60 है। स्वतंत्र भारत के पहले जो कृषि मंत्री थे वो थे पंजाब राव देशमुख जी। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना 1970 में पूसा बिहार में की गई थी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो स्थापना है वो 1905 में की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया था। तो ये नाम कब बदला गया था? तो ये बदला गया था
16 जुलाई 1929 को। और भारतीय कृषि का इतिहास नामक जो पुस्तक है वो मोहिंदर सिंह रंधावा द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत में फसलों के प्रकार की। तो भारत में जो फसलें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसल। तो जो खरीफ की फसल होती है इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, जबकि इसकी जो कटाई है वो अक्टूबर में की जाती है। खरीफ की जो फसल है इसे मानसून काल की फसल भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है ये जो टाइम होता है ये बरसात का टाइम होता है, मतलब मानसून का समय होता है। इस कारण से जो खरीफ की फसल है इसको मानसून काल की फसल भी कहते हैं। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन आदि। तो याद रखिएगा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन जो हैं ये सब की सब खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रबी के फसलों की। जो रबी की फसलें हैं इनकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जबकि इनकी जो कटाई है वो अप्रैल मई में की जाती है। रबी की फसलों को शीत ऋतु की फसल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है शीत मतलब ठंड होती है और ये जो समय है इस फसल का वो ठंड का ही होता है, जिस कारण से जो रबी की फसल है इसको शीत ऋतु की फसल भी कहते हैं। जो रबी की प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूं, जौ, सरसों, चना, मसूर, गन्ना, ये सब। तो याद रखिएगा ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जायद के फसलों की। जो जायद की फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। तो याद रखिएगा जो जायद की फसल है ये ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे इसको बोया जाता है। तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत में जो कृषि के प्रकार थे उनको देखा। अब हम लोग एक एक करके जो प्रमुख फसलें हैं इनके बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे उनसे संबंधित रोग या फिर उनसे संबंधित किस्में, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो एक एक करके चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चावल यानी धान के फसल की। जो चावल है इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ज्वार, बाजरा और गेहूं जो हैं ये भी ग्रेमिनी कुल के ही पौधे हैं। चावल से संबंधित एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोग है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है खैरा रोग। जो खैरा रोग है वो जस्ते की कमी से होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अंगमारी रोग और प्रध्वंस रोग जो हैं ये भी चावल की फसल से ही संबंधित हैं। चावल में जो कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 24 और विटामिन ए से जो भरपूर चावल है उसका नाम होता है गोल्डन राइस। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए से भरपूर चावल का नाम क्या है, तो सही जवाब क्या होगा? गोल्डन राइस होगा। एग्जाम में कई बार चावल की प्रमुख किस्मों को पूछा गया है, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चावल की प्रमुख किस्में हैं बासमती, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फिर है जरीसाल, जो कि गुजरात में उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त सांबा, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, IR8, IR20 और पूसा 221, ये सब की सब चावल की प्रमुख किस्में हैं। धान की जो प्रथम बौनी प्रजाति थी उसका नाम है जया और अंतर्राष्ट्रीय चावल जो अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में स्थित है। और भारत में अगर बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। चावल के कटोरे के नाम से भारत में 3 क्षेत्रों को जाना जाता है। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़ और तीसरा है कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। तो अगर आपसे तीनों में से कोई भी ऑप्शन देकर पूछा जाता है कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो सही जवाब क्या होगा? या तो आंध्र प्रदेश होगा या फिर छत्तीसगढ़ होगा या फिर कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा होगा। तीनों साथ में कभी नहीं देंगे। तो याद रखिएगा कि इन तीनों को भारत में चावल का कटोरा कहते हैं, जबकि विश्व में चावल का कटोरा वियतनाम को कहा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एशिया महाद्वीप में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण एशिया महाद्वीप को चावल संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि चावल संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है, तो एशिया महाद्वीप को जाना जाता है। चावल जो है ये चीन की मूल फसल है और आपको पता है कि विश्व में चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा है, तो वो चीन ही है। ठीक है। जबकि भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वह पश्चिम बंगाल में होता है।
संसार का पहला जो बायोटिक चावल है वो है पूसा 60 N60 सुगंध। और मैं आपको बता दूं कि चावल में जो खनिज की मात्रा पाई जाती है तो 90% जो स्टार्च है वो पाया जाता है, 8% प्रोटीन पाया जाता है और बाकी बचा हुआ जो होता है अन्न, उसमें आयरन उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा कि चावल में सबसे ज़्यादा जो खनिज है वो कौन सा पाया जाता है, तो वह है स्टार्च, वो भी 90%। और जो चावल है इसकी फसल के लिए 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा चावल से संबंधित ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गेहूं की। जो गेहूं है इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम सटाइवम। यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज्वार, बाजरा, गेहूं और धान जो है ये सब के सब ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। गेहूं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 42, जबकि गेहूं के विकास के लिए और उत्पादन के लिए 80 सेंटीमीटर बारिश और 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है और इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जैसे कि पूसा बेकर हो गया, HS 420, सोना, कल्याण अर्जुन, MP 4010 और मैक्रोनी। इनमें मैं आपको बता दूं कि गेहूं की जो पूसा बेकर प्रजाति है इसका प्रयोग बिस्किट बनाने के लिए किया जाता है, जबकि जो मैक्रोनी प्रजाति है इसका प्रयोग सूजी बनाने के लिए किया जाता है। सूजी मतलब जिससे हलवा बनता है उस सूजी की बात हो रही है। तो हलवा वाले सूजी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गेहूं की मैक्रोनी प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। गेहूं के अगर उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चीन। गेहूं की एक प्रमुख रोग है जिसको बोला जाता है रस्ट रोग। तो याद रखिएगा कि जो रस्ट रोग है वो गेहूं फसल से संबंधित है। भारत में गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र जो है वो करनाल यानी हरियाणा में स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं शोध केंद्र जो है वो मैक्सिको सिटी में स्थित है। और याद रखिएगा कि गेहूं की जो बौनी प्रजाति है उसका नाम है नोरिन 10। ठीक है, तो गेहूं के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जौ की। जौ को विकास के लिए या फिर इसके फसल के लिए 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, जबकि 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे कि हिमानी, ज्योति, कैलाश, C164 और K24। तो याद रखिएगा ये जो प्रमुख किस्में हैं ये जौ से संबंधित हैं। तो जौ के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अरहर यानी तुअर की। जो तुअर है इसके विकास के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और 72 से 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं इसमें है बहार, अमर, आज़ाद, पारस और चमत्कार। तो याद रखिएगा ये जो प्रमुख किस्में हैं बहार, अमर, आज़ाद, पारस और चमत्कार ये अरहर की फसल से यानी तुअर की फसल से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बाजरा की। तो जो बाजरा है इसको 50 से 70 सेंटीमीटर बारिश और 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। और बाजरा की कुछ प्रमुख किस्में हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। तो पहली किस्म है बाबापुरी, दूसरा है मोती और तीसरा है HB3। तो याद रखिएगा कि बाबापुरी, मोती और HB3 जो है ये बाजरा की फसल से संबंधित हैं। बाजरा के लिए जलोढ़ व चिकनी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनाजों में सर्वाधिक खनिज लवण की जो मात्रा है वो बाजरा में ही पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा खनिज लवण की मात्रा पाई जाती है तो सही जवाब क्या होगा, बाजरा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मक्का की। तो मक्का के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर बारिश और 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो भारतीय राज्य है वो है कर्नाटक। और विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला जो देश है वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मक्का की जो प्रमुख किस्में हैं उनमें पहला है गंगा 1, दूसरा है गंगा 101, तीसरा है विजय और चौथा है जवाहर। तो याद रखिएगा गंगा 1, गंगा 101, विजय और जो जवाहर है ये मक्का की महत्वपूर्ण किस्में हैं। मक्का में 80% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इसमें जैन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। मक्का के लिए नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और मैं आपको बता दूं कि मक्का अनुसंधान केंद्र जो है वो नई दिल्ली में
स्थित है। तो आपको मक्का के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है, खासकर दो चीज़ें कि मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और मक्का में जेन प्रोटीन की उपस्थिति भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गन्ना के फसल की। तो जो गन्ना की फसल है इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से 180 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। गन्ना में 10 से 20% चीनी की मात्रा पाई जाती है। गन्ना की कुछ प्रमुख किस्में हैं जैसे CO 1148, CO 740, CO 1158 और CO 419। तो याद रखिएगा कि ये गन्ना की प्रमुख किस्में हैं। भारत में प्रथम जो चीनी मिल है उसकी स्थापना 1903 में यूपी में की गई थी। सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। गन्ना प्रजनन जो संस्थान है वो भारत में कोयम्बटूर में खुला हुआ है, जबकि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि जो चीनी अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में स्थित है। तो गन्ना के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चाय के फसल की। तो चाय की फसल के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 125 से 150 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। चाय के उत्पादन की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन असम राज्य में किया जाता है, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में किया जाता है। चाय की जो प्रमुख प्रजाति है उसका नाम है ग्रीन गोल्ड। और मैं आपको बता दूं कि जो चाय अनुसंधान केंद्र है वो असम राज्य में खोला गया है। ठीक है, तो चाय के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी की फसल के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी की दो महत्वपूर्ण किस्में हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। एक है अरेबिका कॉफ़ी और दूसरा है रोबस्टा कॉफ़ी। जिसमें जो अरेबिका कॉफ़ी है वो उच्च कोटि की कॉफ़ी होती है। तो याद रखिएगा कि जो अरेबिका और रोबस्टा है ये कॉफ़ी की महत्वपूर्ण किस्में हैं। कॉफ़ी का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो भारत में कर्नाटक में किया जाता है। आपने एक क्षेत्र का नाम सुना होगा, वो है चितमंगलूर। तो कर्नाटक का जो चितमंगलूर जिला है वो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। और अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो ब्राज़ील में किया जाता है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है वो चितमंगलूर कर्नाटक में ही खुला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चना के फसल की। तो चना की फसल के लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 100 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। चना की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जिसमें पहला है राधे, दूसरा है सम्राट, फिर है विशाल, फिर है पूसा 226 और के 850। तो ये चना की महत्वपूर्ण किस्में हैं, याद रखिएगा। मुख्य रूप से आपको राधे, सम्राट और विशाल का नाम याद रखना है। चना से संबंधित दो महत्वपूर्ण रोग भी हैं, तो इनके भी नाम आपको याद रखना है। एक है बुकनी रोग और एक है उकठा रोग। उकठा रोग जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा जो बुकनी और उकठा रोग हैं ये चना से संबंधित हैं। ठीक है, तो चना के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोयाबीन की। तो जो सोयाबीन की फसल है इसके लिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की फसल दलहन और तिलहन दोनों के अंतर्गत आती है। और मैं आपको बता दूं कि तिलहन फसलों में सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो सोयाबीन का ही किया जाता है। सोयाबीन में 20 से 22% तेल और 40 से 45% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अंकुर, हार्डीली और बैग जो हैं वो सोयाबीन की महत्वपूर्ण किस्में हैं। और साथ ही याद रखिएगा कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में खोला गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोयाबीन से संबंधित ये सभी चीज़ें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कपास की। तो जो कपास की फसल है इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 से 110 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास में जो रुई का प्रतिशत होता है वो होता है 24 से 43%। और मैं आपको बता दूं कि H4, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी और F414 जो है वो कपास की महत्वपूर्ण किस्में हैं। कपास की जो सर्वोत्तम किस्म होती है ना उसमें जो रेशे की लंबाई होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर से अधिक। तो याद रखिएगा कपास की वो किस्में जिसमें 5 सेंटीमीटर से अधिक रेशे की लंबाई होती है वो सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है।
और कपास का जो बिनौला होता है, बिनौला मतलब जो बीज होता है ना, उसमें 18.5% मतलब 18.5% खाद्य तेल पाया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है और महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो कपास के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तिलहन के खेती की। तो मैं आपको बता दूं कि तिलहन की खेती ऐसे स्थान में की जाती है जहां वर्षा और भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती है, यानी वर्षा भी कम होती है और भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो भी कमज़ोर होती है। ऐसे स्थानों में तिलहन की खेती की जाती है। तिलहन में सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कुसुम, तिल आदि को शामिल किया जाता है। अगर बात करें मूंगफली की तो मैं आपको बता दूं मूंगफली में जो प्रोटीन की मात्रा है वो लगभग 30% पाई जाती है। इसके अलावा सरसों में जो एरुसिक अम्ल पाया जाता है वो मानव शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और अगर बात करें कि सरसों में तेल कितना पाया जाता है तो सरसों में तेल की जो मात्रा होती है वो 40 से 50% होती है। सरसों में जो तीखापन है वो आइसोथायोसाइनाइड के कारण होता है। और सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो भरतपुर में स्थित है। और सरसों के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि सरसों की जो महत्वपूर्ण किस्में हैं वो है वरुणा, जय किसान, पीताम्बरी और पूसा बोल्ड। तो याद रखिएगा ये सब की सब सरसों की महत्वपूर्ण किस्में हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कुसुम के तेल की। तो कुसुम के तेल के संबंध में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो कुसुम का तेल है इसका उपयोग एक तो वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है और दूसरा चमड़े के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा चमड़े के प्रिजर्वेशन के लिए और वाटरप्रूफ कपड़े के निर्माण के लिए कुसुम के तेल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तिलहन फसलों में से सूरजमुखी की। तो जो सूरजमुखी की फसल है इसको 1969 में रूस से लाया गया था। सूरजमुखी में 40 से 45% उच्च कोटि का प्रोटीन पाया जाता है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। जो लाइनोलिक अम्ल है ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा इतनी चीज़ें तिलहन फसलों से संबंधित। अब हम लोग एक एक करके जो महत्वपूर्ण फल हैं और जो महत्वपूर्ण सब्जियां हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं केला की। तो मैं आपको बता दूं जो केला है वो मुजैसी कुल का पौधा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मूसा पैराडीसिया का। और इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। केला की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं, एक है मंथन, एक है पूवन, बसराई, हरी छाल और नरेंद्र। इसमें जो मंथन है वो सब्जी वाली किस्म है और जो नरेंद्र है वो चिप्स बनाने के लिए उत्तम किस्म मानी जाती है। तो याद रखिएगा जो नरेंद्र है वो चिप्स बनाने के लिए उत्तम किस्म मानी जाती है। केला के कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं, एक है सीगा टोका रोग, दूसरा है मौको रोग, तीसरा है पनामा रोग और एक है बंची टॉप रोग। पनामा और बंची टॉप जो रोग हैं वो कवक से होते हैं और जो मौको रोग है वो जीवाणु से होता है। तो याद रखिएगा ये केला के कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। और केला को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथ्रेल का प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय केला जो अनुसंधान केंद्र है वो त्रिची तमिलनाडु में स्थित है। तो केला के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आम की। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंगीफेरा इंडिका है यानी जो आम है यह एनाकार्डिएसी कुल का पौधा है। इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा और इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत जो है वो आम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, एक है आम्रपाली, एक है मल्लिका, सिंध, निरंजन, नीलम और लंगड़ा। यहाँ पर जो निरंजन है ना ये बेमौसमी किस्म का पौधा है और साथ ही साथ जो सिंध है ना ये बिन गुठली वाला आम है। ठीक है, तो याद रखिएगा आम से संबंधित इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अमरूद की। तो अमरूद का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सीडियम गुआजाका। ये जो है ये मिर्टेसी कुल का पौधा है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है और इसको गरीबों का सेव भी कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सहारनपुर, नागपुर, वहेल और कोकोनट। इनमें जो सहारनपुर, नागपुर, वहेत और कोकोनट हैं ये बीज रहित किस्में हैं। तो अमरूद के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं।
इसके बाद अगला है पपीता। तो जो पपीता है इसका वैज्ञानिक नाम है केरिका पपाया। यह केरिका स्कूल का पौधा है। इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो है उष्ण अमेरिका। इसकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो है पूसा नन्हा, वशिंगटन, हनी न्यू और पूसा मेजेस्टी। इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखना है, वो है पपेन। तो पपेन क्या होता है? तो पपीते के फल का जो सुखाया हुआ दूध होता है ना, उसी को पपेन कहते हैं। तो पपीता के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेब की। तो जो सेब है इसका वैज्ञानिक नाम है मेलस प्यूमिला। ये रोजेसी कुल का पौधा है। इसकी अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो स्थान है वो है दक्षिण पश्चिम एशिया। इसे झूठा फल की संज्ञा भी दी गई है और साथ ही साथ इसकी कुछ किस्में याद रखनी है आपको। वो किस्में हैं बिनौनी, अंबारी, रेड डेलिशियस और सुनहरी। तो ये सब की सब सेब की महत्वपूर्ण किस्में हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत के सेब का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो सेब के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आलू की। तो मैं आपको बता दूं, जो आलू है इसका जन्म स्थान है पेरू। 17वीं शताब्दी में आलू को पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। आलू की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जैसे कुफरी अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी बादशाह, कुफरी नीलिमा। तो ये आलू की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो झुलसा है और अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी जो रोग हैं वो आलू से संबंधित हैं। इसमें जो अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी रोग है ना, ये कवक जनित रोग हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा आलू से संबंधित, वो यह है कि आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आलू के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टमाटर की। तो जो टमाटर है इसका जन्म स्थान है मैक्सिको। इसको भी पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जैसे पूसा शीतल, पूसा H1, हिसार अरुण, पूसा रूबी और अंगूर लता। तो यह टमाटर की महत्वपूर्ण किस्में हैं। टमाटर में आपने देखा होगा अक्सर कि टमाटर फट जाया करते हैं। तो टमाटर का जो फटना है वो बोरान की कमी से होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी कमी से टमाटर फट जाते हैं, तो सही जवाब क्या होगा? बोरान की कमी से। टमाटर का एक महत्वपूर्ण रोग है जो है लीफ कर्ल, जो कि एक वायरस जनित रोग है। तो याद रखिएगा, जो लीफ कर्ल रोग है ना, ये टमाटर से संबंधित है। और आपने टमाटर केचप तो खाया ही होगा। तो एक चीज़ टमाटर केचप के बारे में याद रखिएगा कि टमाटर केचप में प्रयोग किए जाने वाला जो रसायन है वो है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टमाटर केचप में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको टमाटर के संबंध में याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तंबाकू की। तो मैं आपको बता दूं, जो तंबाकू है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश इसके लिए उपयुक्त होती है। तंबाकू के बीज में जो तेल की मात्रा होती है वो होती है 35%। देश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो तंबाकू है वो है निकोटियाना ट्रोबैकम। ठीक है, और आपको पता ही है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो रस्टिका तंबाकू है उसमें 3.8 से 8% तक निकोटीन पाया जाता है। और भारत में जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है वो राजमुंदरी में स्थित है। तो तंबाकू के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो अभी तक हम लोगों ने फसलों के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हरित क्रांति की। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो हरित क्रांति है यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है। इसके तहत उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नत किस्म के बीज व उन्नत किस्म के तकनीकों का प्रयोग बढ़ाया जाता है। सबसे पहले हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1965 में हरित क्रांति अमेरिका और मैक्सिको में लाई गई थी। भारत में 1966-67 में MS स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति को लाया गया था। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक जो प्रभाव है वो गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा है। हरित क्रांति भारत में आने के बाद गेहूं का उत्पादन 5 गुना और चावल का उत्पादन 3 गुना तक बढ़ा है। तो याद रखिएगा, जो हरित क्रांति है इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, इसके बाद अगला है श्वेत क्रांति। तो जो श्वेत क्रांति है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपने एक नाम सुना होगा अमूल दूध। तो अमूल दूध के जो संस्थापक हैं वर्गीज कुरियन, उन्होंने ही भारत में श्वेत क्रांति लाई थी। तो याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति के भारत में जनक कौन माने जाते हैं, वो हैं वर्गीज कुरियन। ठीक है,
इसके बाद अगला है पीली या फिर प्रीत क्रांति, जो कि तिलहन से संबंधित है। फिर है भूरी या फिर धूसर क्रांति, जो कि उर्वरक से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। लाल क्रांति जो है वो टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। ग्रीन गोल्ड जो है वो चाय उत्पादन। साथ ही याद रखिएगा कि जो काली क्रांति है वो पेट्रोलियम। गोल क्रांति आलू। स्वर्णिम चतुर्भुज क्रांति नेशनल हाईवे। इंद्रधनुषी क्रांति सभी को साथ लेकर चलने वाली, मतलब सभी क्रांतियों के एक साथ चलने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति लाई गई थी। जो सेफ्रॉन क्रांति है तो वो केसर से संबंधित है। जो खाकी क्रांति है वो चमड़ा से संबंधित। मूक क्रांति मोटे अनाज से संबंधित। और व्हाइट गोल्ड जो क्रांति है वो कपास से संबंधित है। 2-3 और महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे कि अमृत क्रांति जो कि नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गंगा क्रांति जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार से संबंधित है। और जो रजत क्रांति है वो अंडा के उत्पादन से संबंधित है। तो आपको इन महत्वपूर्ण क्रांतियों को अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपनामों की, जिनमें पहला है हरा सोना, जो कि अफीम को बोला जाता है। दूसरा है झूठा सोना, जो कि पायराइट्स को बोला जाता है। फलों का राजा बोला जाता है आम को, और फलों की रानी बोला जाता है लीची को। गरीबों का सेब बोला जाता है अमरूद को, जबकि गरीबों का जो फल है वो बोला जाता है बेर को। ठीक है, कल्प वृक्ष नारियल को, दलहनों का राजा चना, जबकि शुष्क फलों का जो राजा है वो बेर को कहा जाता है। वनों का राजा या फिर जंगलों का राजा जो है टीक को कहा जाता है। ईश्वरीय भोजन कहा जाता है कोकोवा को। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट को कहा जाता है, जबकि सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। एक पत्ते वाली जो फसल है गरारी को कहा जाता है। दलहनों की रानी मटर है, जबकि सब्जियों का जो राजा है वो है आलू। समशीतोष्ण फलों का राजा सेब को बोला जाता है। 21वीं सदी का पेड़ नीम। 21वीं सदी का फल जो है वो आंवला है, जबकि अमेरिका की रीढ़ बोला जाता है मक्का को। अद्भुत फसल का नाम दिया जाता है सोयाबीन को। एडम्स अंजीर बोला जाता है केला को, जबकि स्वर्ग का सेब बोला जाता है केला को। और याद रखिएगा कि गरीब आदमी का दोस्त आलू को कहा जाता है। चीन की चमत्कारी फल जो है वो कीवी को बोला जाता है। अनाजों की रानी मक्का को बोला जाता है, जबकि अनाजों का राजा गेहूं और चावल दोनों को कहा जाता है। और अगर बात करें कि पेय फसलों की रानी किसे कहते हैं, तो पेय फसलों की रानी चाय को बोला जाता है। तिलहन का राजा बोला जाता है मूंगफली को, जबकि चारे की फसल का राजा बोला जाता है बरसीन को। और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊँटों की घास किसे कहते हैं, तो जो ज्वार होता है ना, तो उसको ऊँटों की घास कहा जाता है। अब कुछ पॉइंट और है, जैसे कि थायमीन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो थायमीन की सर्वाधिक जो मात्रा है वो काजू में पाई जाती है। जो वाणिज्यिक जीरा है वो क्यूमिन के सूखे फलों से प्राप्त किया जाता है। जो कि वाणिज्यिक दालचीनी है वो सिनेमोमस जिलेनिकम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब लास्ट बचता है कुछ महत्वपूर्ण कल्चर, जैसे पोमो कल्चर हो गया फल से संबंधित, सेरी कल्चर हो गया रेशम के कीट से संबंधित। तो आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है कल्चर की, तो इसको आपको पढ़ लेना है और नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने भारतीय कृषि के बारे में जितनी भी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी उनको एक एक करके देखा। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पहले यहाँ पर नहीं था। जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवानालैंड का एक हिस्सा था, जो कि मेडागास्कर के पास से टूटकर अलग हुआ था। ये धीरे धीरे गति करता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ा और आकर यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया। तो आपको पता है जब दो चीज़ें टक्कर करती हैं तो सामने वाली जो जगह होती है वो निचली हो जाती है। आपने देखा होगा जब दो ट्रक आपस में टक्कर करते हैं तो आगे वाला जो हिस्सा होता है वो कुचर कर निचला हो जाता है और जो पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ जाता है। तो जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से आकर टकराई तो जहाँ पर ये टक्कर हुई वहाँ पर निचला क्षेत्र बन गया। बाद में क्या हुआ कि हिमालय की तरफ से आने वाली नदियों ने और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से आने वाली नदियों ने इस निचले भाग में अवसाद जमा कर दिया। अवसाद जमा हो जाने के कारण यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया, जिसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है मुख्यतः गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के अवसादों से हुआ है, जिस कारण से इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं।
अगर इसके अवस्थिति की बात करें तो आपको पता है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है और इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वह स्थित है, क्योंकि आपको पता है जब प्रायद्वीपीय भारत आकर टकराया था यूरेशियाई प्लेट से, तो बीच में जो टेथिस सागर था वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था। तो मलबा में दबाव पड़ने के कारण वो जो मलबा था वो ऊपर की तरफ उठने लगा और बाद में वह हिमालय पर्वत के रूप में सामने आया। और जो पिछला हिस्सा था वो प्रायद्वीपीय पठार ही था, तो दोनों के टक्कर वाला जो स्थान था वो निचला हो गया था। तो वहाँ पर बाद में नदियों ने अवसाद पाट दिया और मैदान का निर्माण हो गया। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित है। यह सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर इसके आकार की बात करें तो यह देखने में धनुषाकार दिखता है, मतलब धनुष के आकार का यह दिखाई देता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है यह 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा तथा समुद्र तल से 50 से लेकर 150 मीटर तक ऊंचा है। यह एक समतल मैदान है जिसमें आपको उच्चावच बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई देखने को मिले और एकाएक आपको कहीं बहुत ज़्यादा निचला क्षेत्र देखने को मिले, मतलब इसमें उच्चावच बहुत कम देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस मैदान में जो जल पूर्ति है वो पर्याप्त बनी रहती है, जिस कारण से यह जो है कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के विभाजन के बारे में। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भौतिक लक्षणों या फिर भौतिक संरचना के आधार पर, जिसमें 5 भाग हैं। पहला है भावर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर और पांचवा है डेल्टा। और दूसरा जो विभाजन है वो किया जा सकता है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में पहला आता है राजस्थान का मैदान, दूसरा आता है पंजाब व हरियाणा का मैदान, तीसरा आता है गंगा का मैदान जिसमें उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान आता है। और जो लास्ट बचता है चौथा वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसका विभाजन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिक लक्षणों या फिर भौतिक संरचना के आधार पर विभाजन की। तो इसमें सबसे पहला है भावर। जो भावर है इसका निर्माण गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। गिरिपदीय का मतलब क्या होता है? गिरि मतलब होता है पर्वत और पदीय मतलब होता है पद। पद मतलब पैर, यानी पर्वत के पैर के पास। तो जो भावर होता है इसका निर्माण पर्वत के पैर के पास मतलब गिरिपदीय क्षेत्र में होता है। पर्वत से जो उतरने वाली नदियां होती हैं उनमें वेग, परिवहन क्षमता तथा जो अपर्दन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, जिस कारण से वो बहुत सारा मलबा अपने साथ में लाती हैं। मतलब जो पर्वत से नदियां नीचे उतरती हैं तो जाहिर सी बात है अगर किसी ऊंचाई से नीचे उतरेंगी तो उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और स्पीड ज़्यादा होगी तो उनकी परिवहन क्षमता भी ज़्यादा होगी और अपर्दन भी वो ज़्यादा करती हुई चलेंगी, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा मलबा पर्वत के ऊपर से लेकर आती हैं। और जैसे ही वह गिरिपद के पास अचानक कम ढाल में पहुंचती हैं तो जो नदियां होती हैं वो अपने साथ लाए हुए मलबे को वहीं पर जमा कर देती हैं। जैसे कि बड़े बड़े पत्थर हो गए, बड़ी बड़ी बजरी हो गई, बड़े बड़े कंकड़ हो गए, तो जिनको वो ऊपर से लेकर आती हैं तो जैसे ही वो निचले भाग में पहुंचती हैं ढाल कम हो जाने के कारण वो वहीं पर जमा कर देती हैं और जमा हुए अवसादी क्षेत्र को ही भावर कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो नदियाँ जब ऊपर से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारा बड़े बड़े मलबे लेकर आती हैं। तो जहाँ पर वो मलबा इकट्ठा कर देती हैं नीचे ढाल कम होते ही, उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बोला जाता है भावर। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भावर होता है वो अत्यधिक पारगम्य क्षेत्र होता है। पारगम्य का मतलब ये है कि आसानी से जो पानी है वो नीचे से पार हो जाता है और ऊपर दिखाई नहीं देता। मैंने आपको बताया था कि नदियों द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी लाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जगह ज़्यादा होती होगी, इस कारण से जो पानी है वो आसानी से पार हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं ना वो गायब हो जाती हैं और बाद में यानी भावर क्षेत्र के बाद यह कई सरिताओं के रूप में निकलती हैं और तराई का निर्माण करती हैं।
जो भावर है ये सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। और मैं आपको बता दूं कि कंकड़ीला और पत्थर होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ बड़े बड़े पत्थर हैं, तो जाहिर सी बात है कृषि कार्य यहाँ पर आसानी से नहीं किया जा सकता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा भावर के संबंध में कि जो भावर है इसको शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें भावर के संबंध में याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तराई की। तो मैंने आपको बताया था कि भावर को पार करके जब नदियां आगे निकलती हैं तो वह कई धाराओं में बट जाती हैं। इस कारण से जो आगे वाला क्षेत्र होता है वो काफ़ी नमी युक्त व दलदली बना रहता है, और इसी नमी युक्त व दलदली क्षेत्र को ही तराई कहते हैं। जो तराई क्षेत्र है ये पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक चौड़ा है, 10 से 20 किलोमीटर तक, क्योंकि जो पूर्व वाला भाग है ना यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और ढाल कम होने के कारण यहाँ पर क्या है कि अधिक नमी युक्त क्षेत्र फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में जो तराई क्षेत्र है वो अधिक चौड़ा है। साथ ही साथ जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर वनों को साफ करके कृषि की जा सकती है। चावल, गन्ना, ज्वार आदि के लिए जो यह क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। और याद रखिएगा कि जो तराई क्षेत्र है ये बारीक कंकड़, पत्थर व चिकनी मिट्टी से बना होता है, और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव की अधिकता पाई जाती है। मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव हैं वो अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो तराई के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बांगर और खादर की। तो बांगर और खादर को समझने से पहले आपको जलोढ़ मैदान के बारे में समझना पड़ेगा। तो सीधा से समझिए कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो बने हुए मैदान होते हैं उनको जलोढ़ मैदान कहा जाता है। जो जलोढ़ मैदान होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नया जलोढ़ और दूसरा होता है पुराना जलोढ़। जो नया जलोढ़ होता है उसको खादर बोलते हैं और पुराने जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बांगर की। तो बांगर पुराना जलोढ़ मैदान का वह क्षेत्र होता है जहां बहुत वर्षों पहले नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचा करता था तथा धीरे धीरे नदियों द्वारा बाढ़ के साथ लाई गई मिट्टी से वह क्षेत्र पाट कर ऊंचा कर दिया गया, और अब सामान्यतः बाढ़ का पानी वहां नहीं पहुंच पाता है, तो इन्हीं मिट्टी से बने हुए उस मैदान को बांगर कहते हैं। मतलब आप सीधा सा समझिए कि पहले जहां नदियों का बाढ़ का पानी पहुंच जाया करता था लेकिन अब वहां पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से वो पाट कर ऊंचा कर दिया गया। तो उसी पाट कर ऊंचे किए हुए स्थान को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। जो बांगर क्षेत्र है यहाँ पर कंकड़ युक्त मृदा पाई जाती है, इस कारण से यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन तकनीकी व मानवीय श्रम से यहाँ पर कृषि की जा सकती है। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि ये जो बांगर वाला क्षेत्र है ये उत्तर भारत के मैदान का सबसे विशाल भाग है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वह है बांगर वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो भूमिगत जल है वो अधिक गहराई तक पाया जाता है, ठीक है। और बांगर के संबंध में आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, एक है रेह व कल्लर और दूसरा है भूण। तो ऐसा समझिएगा कि जो बांगर मिट्टी होती है जब उसकी अधिक सिंचाई कर दी जाती है तो उसके ऊपर जो क्षारीय लवण की परत बन जाती है उसको बोलते हैं रेह व कल्लर, और इससे ही सोरा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा है भूण। तो भूण जो होता है वो जब बांगर की ऊपरी मुलायम मिट्टी जब अपरदित व अपक्षयित होकर नष्ट हो जाती है तो जो बची हुई कंकड़ीली मिट्टी होती है उसको भूण कहते हैं। तो बांगर के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं खादर की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो खादर होता है वो नया जलोढ़ मैदान होता है। यहाँ पर जो बाढ़ का जल है वो आसानी से पहुँच जाता है, मतलब अभी भी जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ पर आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन जहाँ पर अब बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुँचता उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बांगर, यानी पुराना जलोढ़ मैदान। साथ ही मैं आपको बता दूँ जो खादर होता है तो खादर वाला क्षेत्र कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। खादर वाले क्षेत्र में चावल, गेहूं, जूट, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो आपको खादर के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेल्टा की।
तो जो डेल्टा होता है ये नदी के मुहाने में स्थित होता है। इसमें पुराना जलोढ़, नया जलोढ़ व दलदली क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। दलदली क्षेत्र मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें तराई क्षेत्र भी सम्मिलित होता है, क्योंकि जो तराई क्षेत्र होता है वो नमी युक्त व दलदली होता है। तो याद रखिएगा कि डेल्टा में पुराना जलोढ़, नया जलोढ़ व दलदली क्षेत्र सम्मिलित होता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा सुंदरवन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और साथ ही साथ डेल्टा के संबंध में आप ये याद रखिएगा कि जो डेल्टा की उच्च भूमि होती है उसको चार कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था उसके संबंध में जो भौतिक संरचना के आधार पर उसका विभाजन था उसको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला है राजस्थान का मैदान, दूसरा है पंजाब व हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान जिसमें उच्च गंगा, मध्य गंगा व निम्न गंगा का मैदान शामिल है, और चौथा है ब्रह्मपुत्र यानी असम का मैदान। तो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इसको चार भागों में पढ़ा जा सकता है। तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान के मैदान की। तो इसका विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तथा उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान से दक्षिण में गुजरात के मैदान तक पाया जाता है। मुख्य रूप से यह मैदान राजस्थान में स्थित है और 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान बांगर व थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर वर्षा का अवलोकन व अध्ययन करके ये माना गया है कि इस रेखा के पास भारत में 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये राजस्थान बांगर व थार मरुस्थल को एक दूसरे से अलग करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान मैदान की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी जिसको साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो पानी है वो नमकीन है। और यह एक अंतःस्थलीय नदी है क्योंकि यह नदी ना तो किसी नदी में जाकर मिलती है और ना ही समुद्र में जाकर मिलती है, बल्कि यह स्थल में ही समा जाती है। इस कारण से इसको अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। राजस्थान जो मैदान है इसकी उर्वरक जो भूमि है उसको रोही कहा जाता है और यहाँ पर कृषि हेतु जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। इसके अलावा आपको राजस्थान मैदान के संबंध में ये याद रखना है कि जो राजस्थान का मैदान है इसका एक बड़ा भाग बलुका स्तूप से ढका हुआ है। यहाँ पर रेतीले टीले व बरखान पाए जाते हैं। बरखान मतलब अर्धचंद्राकार बलुका स्तूप जो होते हैं उनको बरखान बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बलुका स्तूप से ढका हुआ है। और राजस्थान मैदान में स्थित जो सांभर झील है वो बालसन झील का अच्छा उदाहरण है। सांभर झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है, जबकि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है चिल्का झील। और याद रखिएगा कि भारत का पहला नमक म्यूजियम भी सांभर झील में ही खोला गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला नमक म्यूजियम कहाँ खोला गया है तो याद रखिएगा सांभर झील में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सांभर झील है वो बालसन झील का एक अच्छा उदाहरण है। तो बालसन झील समझने से पहले आपको प्लाया झील समझना पड़ेगा। तो प्लाया झील को आप ऐसा समझिए कि जब वर्षा का पानी उच्च भूमि के बीच में, उच्च भूमि मतलब बालुका स्तूप के बीच में जब इकट्ठा हो जाता है तो इस प्रकार की जो बनी हुई झीलें होती हैं उनको प्लाया झील कहते हैं। यह जो प्लाया झीलें होती हैं यह अस्थायी झीलें हैं, जैसे डीडवाना झील हो गया, कुचामन झील हो गया। ये झीलें कौन सी हैं, ये सब की सब प्लाया झील हैं। लेकिन इसके बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि उच्च भूमि के बीच में जब वर्षा का पानी इकट्ठा होता है लेकिन अस्थायी रूप से, मतलब कुछ समय के बाद जब सूख जाए तभी वो प्लाया झील कहलाएगी। लेकिन अगर उस झील का पानी जो उच्च भूमि के बीच में इकट्ठा हुआ है वो वर्ष भर नहीं सूखता है, फिर से बारिश होती है, फिर से उसमें पानी और भर जाता है, लेकिन वो सूखता कभी नहीं है। तो अगर कभी नहीं सूखेगा, स्थायी झील बन जाएगी, तो ऐसी झील को बोलेंगे बालसन झील। लेकिन उच्च भूमि के बीच में जो पानी भरा हुआ है अगर वो सूख जाता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, तो उसको बोलेंगे प्लाया झील। सूखे तो प्लाया झील, नहीं सूखे तो बालसन झील। लेकिन अगर प्लाया झील सूख गई
तो वहाँ पर जो मैदान बनेगा तो उसको बोलेंगे बालसन मैदान। ठीक है, प्लाया झील के सूखने के बाद जो मैदान बनेगा उसको बालसन मैदान बोलेंगे, और उसमें जो खेती की जाएगी उसको बोलते हैं खड़ीन खेती। और याद रखिएगा कि प्लाया झील सूखने से पहले वहाँ पर दलदली क्षेत्र बनेगा, तो उस दलदली क्षेत्र को रन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें प्लाया झील और बालसन झील के संबंध में याद रखनी है। और आप ये भी याद रखिएगा कि अधिक नमक वाली जो प्लाया झील होती है उसको सैलिनास कहते हैं, और जो प्लाया है उसको अरब के रेगिस्तान में खबारी और ममलाहा कहते हैं, और सहारा के रेगिस्तान में उसको सिट कहते हैं। तो आपको मुख्य रूप से दो ही चीज़ें याद रखनी है कि अगर जो पानी है सूख गया तो प्लाया है, और अगर नहीं सूखा पूरा वर्ष भर बना रहा तो कौन सी झील होगी, बालसन झील होगी। और अगर प्लाया झील सूख गई है तो वहाँ पर मैदान बन गया तो वो बालसन मैदान है, और बालसन मैदान में की गई खेती खड़ीन खेती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको 1 से 2 बार अच्छे से लिख कर रिविज़न भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको राजस्थान के मैदान के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब व हरियाणा के मैदान की। तो यह जो मैदान है यह सिंधु तथा इनकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज द्वारा निर्मित मैदान है। इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो भारत और पाकिस्तान दोनों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत में रावी, ब्यास व सतलज का मैदान ही स्थित है। दो नदियों के बीच के जो मैदान होते हैं उसको दो आब कहते हैं। ऐसे कई सारे दोआब हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सिंधु सागर दोआब जो कि सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र होता है। दूसरा है चौज दोआब जो कि झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र है। तीसरा है रचना दोआब जो कि चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र है। चौथा है बारी दोआब जो कि रावी और ब्यास के बीच का क्षेत्र है। और पांचवा है बिष्ट दोआब जो कि ब्यास और सतलज के बीच का एक क्षेत्र है। यहाँ पर बारी और जो बिष्ट हैं ये भारत में पाए जाते हैं, जबकि जो रचना है इसका कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि आंशिक रूप से ये भारत में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बारी और बिष्ट जो दो आब हैं वो भारत में पाए जाते हैं। और पंजाब और हरियाणा के मैदान के संबंध में आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। पंजाब की जो बांगर भूमि है उसको बैडलैंड व अनुर्वर भूमि भी कहते हैं, और पंजाब के पर्वतपदी मैदानों में नदियों द्वारा अपर्दन से निर्मित जो भूमि है उसको चास या फिर चोस कहते हैं। और इस प्रकार के जो चोस है ना वो होशियारपुर ज़िले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा के मैदान के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गंगा के मैदान की। तो यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश और असम की सीमा तक 1400 किलोमीटर में यह मैदान फैला हुआ है। जो गंगा का मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया है: ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो यमुना नदी से लेकर 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक है। जो मध्य गंगा का मैदान है वो 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से फरक्का बैरेज तक है, और फरक्का बैरेज से बंगाल की खाड़ी तक निम्न गंगा का मैदान माना जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश निम्न गंगा के मैदान में होती है, उससे कम बारिश मध्य गंगा के मैदान में होती है, और उससे भी कम बारिश ऊपरी गंगा के मैदान में होती है। मतलब कि सबसे ज़्यादा निम्न गंगा, उससे कम मध्य गंगा और उससे भी कम ऊपरी गंगा के मैदान में होती है। और याद रखिएगा कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है यहाँ पर बांगर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और खादर सबसे कम पाया जाता है, और जो निम्न गंगा का मैदान है यहाँ पर खादर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बांगर सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन मैदानों के बीच में, मतलब गंगा के जो मैदान हैं इनके बीच कौन कौन से दो आप पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऊपरी गंगा के मैदानों के दो आप की। तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच के दो आप को बोलते हैं गंगा और यमुना का दो आप। रामगंगा और गोमती नदी के बीच के दो आप को बोलते हैं रुहेलखंड का मैदान। गोमती नदी और घाघरा के बीच के दो आपको बोलते हैं अवध का मैदान। ठीक है, तो ऊपरी गंगा के मैदान के संबंध में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य गंगा के मैदान की। तो घाघरा प्लस गंडक के दो आपको बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच के दो आपको बोलते हैं सारण का मैदान।
कोसी और महानंदा नदी के बीच के दोआब को बोलते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान, और सोन के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं मगध का मैदान। ठीक है, तो आपको मध्य गंगा के मैदान के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। और याद रखिएगा कि मध्य गंगा के मैदान में जो गोखुर झील है ये अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये विसर्प रूप में बहती हैं। ठीक है, अब बचता है निम्न गंगा का मैदान। तो इसके बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो सुंदरवन का डेल्टा है वो निम्न गंगा के मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा के मैदान के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसको असम का मैदान भी बोलते हैं। यह ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा मुख्यतः असम राज्य में निर्मित किया गया है। यह सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ पर मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसका यहाँ पर होता है, यानी चावल और पटसन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदान के संबंध में आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ढाल प्रवणता कम होने के कारण इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं ये कई सारे द्वीपों का निर्माण करती हैं। मतलब यहाँ पर कई सारे नदी द्वीप आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक फेमस नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। आपने सुना भी होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको एक एक करके देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर किसी भी इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।